तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके कॉलेज के अनुसार जिस भी सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या करेंगे, हम वन शॉट देखेंगे, मतलब हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाकर इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, कोई हार्ड सब्जेक्ट ही नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और समझने वाले सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे हम टारगेट रखते हैं कि 10 दिन के अंदर हम इसे कंप्लीट कर ले, वन शॉट ला कर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं 10 दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर दूं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पूरा वीडियो देखना, कुछ भी समझना है तो एक बार कमेंट कर देना। कोई सा भी ऐसा पॉइंट जो आपके सर के ऊपर से चला जाए तो एक बार कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? देखो, अपने देश के बाउंड्री के बाहर जब भी हम कोई कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, जब हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, किसी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी तरीके के गुड्स को वहाँ बेचते हैं, ठीक है, या रिसोर्सेज या नॉलेज कह सकते हैं आप, तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हम डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द कमर्शियल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। आप अपने देश के बॉर्डर के, मतलब अगर देखो बॉर्डर के अंदर ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो नेशनल हुआ, ठीक है, डोमेस्टिक हुआ। लेकिन अगर आप बाहर कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल मान जाएगा। इट इंक्लूड्स ट्रेड, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं आगे वीडियो में। अभी के लिए आप इतना समझो कि इंटरनेशनल बिजनेस एक्चुअली में होता क्या है। जब आप किसी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो, नॉलेज या टेक्नोलॉजी नेशनल बॉर्डर के बाहर, तो वो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस होती है। Companies engage in international business to expand their market, reduce cost, acquire resources and gain competitive advantages. कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपने मार्केट को एक्सटेंड कर सके। मार्केट एक्सटेंड होगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका सामान ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होगा उससे, और अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज को वो एक्वायर कर पाएंगे, और उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब, मान लो जैसे मेरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा बर्गर वाले हो गए। मान लो मैं एक बर्गर सेलर हूँ, ठीक है, बर्गर बेचता हूँ। अब मेरी एरिया में मेरे को देखकर 10 लोगों ने और बर्गर की रेडी लगा ली है, ठीक है, बर्गर का स्टोर खोल लिया है। तो उस समय पे वहाँ उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से कंपटीशन करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, फिर दूसरे एरिया की तरफ देखूँगा जहाँ पर कोई बर्गर वाला ना हो। उस एरिया के लोग मेरे एरिया में ही मतलब बर्गर खाने आते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक स्टोर वहाँ पे भी खोल सकता हूँ। तो इससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं कंपटीशन करने वाला। तो इसी वजह से कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस में इंगेज होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे एप्पल हो गया हमारा, ऑपरेट्स इंटरनेशनली बाई मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स इन चाइना ड्यू टू लोअर लेबर कॉस्ट। आईफोन क्या करता है, चाइना में अपने आईफोन्स बनवाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर चाइना में करवाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ता है। वहाँ पे जो भी चीज़ होंगे, आप चाइनीज़ प्रोडक्ट का दाम तो पता ही होगा आपको, इसलिए वहाँ सस्ता पड़ता है। सोर्सिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, कई सारे कंट्री से वो अपने कंपोनेंट्स मंगवाता है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए बताऊँ तो मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन जैसे स्क्रीन इधर से मंगवा लिया, कैमरा इधर से मंगवा लिया, ठीक है, इस तरीके से। एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, और फिर अपने पास लेकर सबको वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो देखा, एप्पल अमेरिका का, लेकिन वो बनवा रहा है चाइना में, और इधर उधर से कंपोनेंट्स मंगवा रहा है और फिर वर्ल्ड में बेच रहा है। तो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ इंटरनेशनल बिजनेस का? बहुत ईजी था, इतना क्लियर करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी। अच्छा, आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसा क्या विशेषताएं हैं इंटरनेशनल बिजनेस की जो हम पहचान सके कि हाँ, ये इंटरनेशनल बिजनेस होगा? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, मतलब दो बॉर्डरों का, या कह सकते हैं बॉर्डर के बाहर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अगर हो रहा है तो वो इंटरनेशनल बिजनेस माना जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज रिक्वायरिंग कंप्लायंस विद वेरियस लॉज। काफ़ी सारे लॉज का ध्यान रखते हुए, काफ़ी सारे ऐसे कानून का ध्यान रखते हुए अगर आप बॉर्डर के बाहर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आप बॉर्डर के बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ इंटरनेशनल बिजनेस में देखी जाती है, टैरिफ्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करते हुए। एग्जाम्पल, टोयोटा, जापान की कंपनी, एक्सपोर्ट्स कार टू द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड अदर मार्केट्स वाइट फॉलोइंग ईच कंट्रीज इम्पोर्ट रेगुलेशंस। ठीक है। तो हर कंट्री के जो इम्पोर्ट रेगुलेशंस है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ अगर जिसको नहीं पता। इम्पोर्ट का मतलब है अपनी कंट्री में कुछ मंगवाना, और एक्सपोर्ट का मतलब है अपनी कंट्री से कुछ भेजना। ठीक है। तो जो टोयोटा है वो क्या करती है, कंपनी अपने जो कार्स होते हैं यूएस में भी भेजती है, यूरोप में भी भेजती है, एशिया में भी भेजती है। जो फॉर्च्यूनर आप चलाते हो ना, वो टोयोटा की मैन्युफैक्चर करती है, तो एशिया में भी, इंडिया में आ ही रहा है। ठीक है। सारी कंट्रीज के इंपोर्ट रेगुलेशंस का ध्यान रखते हुए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब एक बात बताओ, आप अपने घर पे अगर थैला बना रहे हो, ठीक है, मान लो पेपर बैग बना रहे हो, और अगर आप कल को इंटरनेशनली उसे बेचने लग जाओ, तो क्या वो स्मॉल स्केल में बनेगा? स्मॉल स्केल का ऑपरेशन होगा? नहीं, बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगी। ठीक है। तो लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। फर्म्स ऑपरेटिंग इंटरनेशनली डील विद अ हायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का वॉल्यूम हायर होना चाहिए। आप 2-4 प्रोडक्ट तो भेजोगे नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए। एंड सेल्स कंपेयर टू द डोमेस्टिक बिजनेसेस, मतलब जो भी सेल होती है। आप एक बात बताओ, एक बंदा है राम, ठीक है, और एक बंदा है श्याम। राम क्या कर रहा है, बस इंडिया में ही बेच रहा है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये इंडिया के बाहर और इंडिया में दोनों बेच रहा है। तो जहाँ इंडिया में इसके 100 सेल्स होते होंगे, तो इसके इंडिया में मान लो 100 और बाहर इसके 100। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि डोमेस्टिक वाले से ज़्यादा ये सेल करने वाला है। नाउ एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अमेजोन ऑपरेट्स वेयर हाउसेज एंड डिलीवरी नेटवर्क्स इन मल्टीपल कंट्रीज टू सर्व ग्लोबल कस्टमर एफिशिएंटली। ठीक है। जो अमेजोन है हमारा क्या करता है, कई सारे कंट्रीज में उसके वेयर हाउसेज है, कई सारे कंट्रीज में उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे उसके ऑपरेशंस किए जाते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस कनेक्ट डिफरेंट इकोनॉमीज। अब एक बात बताओ, इंडिया कर रही है फ्रांस के साथ डील, तो इससे क्या हुआ, ये दोनों इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों जो इकोनॉमीज है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन। इससे ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होता है, वेयर मार्केट्स बिकम इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक कंट्री का मार्केट दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाता है। समझ में आया? तो इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है वो इंटीग्रेट करता है कई सारी इकोनॉमीज को। एग्जाम्पल, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, सोर्सेज सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम ताइवान, असेंबल्स फोन इन वियतनाम एंड सेल देम ग्लोबली। समझ में आया? मतलब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो ताइवान से मंगाती है, फ़ोन असेंबल करती है वियतनाम में। असेंबल का मतलब है कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक कंप्लीट पार्ट बनाना है, यानी फ़ोन बना देना है, समझ। एंड सेल्स देम ग्लोबली, अब उसे ग्लोबल लेवल पे उसे सेल करती है, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल इकोनॉमीज। इसमें ताइवान हो गया, इसमें वियतनाम की इकोनॉमीज भी इन्वॉल्व हो गई, साउथ कोरिया की तो है ही, फिर वो इंडिया में भेजेंगे, फिर वो अमेरिका में भेजेंगे अपने फ़ोन्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि आईफोन के बाद जो सबसे टक्कर देने वाली चीज़ है वो सैमसंग ही है। डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, MNCs, ठीक है, लार्ज कॉरपोरेशंस लाइक कोको कोला, मैकडोनल्ड्स एंड नाइकी डोमिनेट इंटरनेशनल बिजनेस बाय स्टेबलाइजिंग ऑपरेशंस इन मल्टीपल कंट्रीज। अब आपने देखा होगा कि जो ये MNCs हैं, मतलब जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कोको कोला हो गया, कोको कोला आपके लिए तो वो 40 रुपये वाली बोतल है, आपको तो बस वो 40 रुपये वाली बोतल दिख रही है कोको कोला कितने, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कितने बड़े बड़े स्केल पे उनके ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी कंपनी है जो आपके पूरे गांव से, मतलब वो कंपनी का जो एरिया होगा पूरे गांव से बड़ा होगा। मैकडोनल्ड्स को देख लो, नाइकी के आप जूते पहन रहे हो, लेकिन उसी जूते के पीछे कितने चीज़ें हो रही होंगी ये नहीं कह सकते। तो जो MNCs का है वो डोमिनेट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस को। ठीक है। एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स अडेप्ट्स इट्स मेन्यू टू लोकल टेस्ट, सर्विंग MC स्पाइसी पनीर इन इंडिया एंड तेराकी बर्गर, सॉरी अगर मैं इसे प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो, तेराकी बर्गर्स इन जापान। ठीक है। वाइल मेंटेनिंग ग्लोबल ब्रांड कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मैकडोनल्ड्स है उसने अपनी ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है। ठीक है। ब्रांड तो वो मैकडोनल्ड ही है, वो कोई नया ब्रांड नहीं बना रहा, बट लोकल टेस्ट के अनुसार अपने मेन्यू में चेंज कर रहा है। ठीक है। मेन्यू में अपने चेंज अडेप्ट कर रहा है लोकल टेस्ट के अनुसार। आप मान लो इंडिया में क्या खाते हो, इंडिया में नवरात्रि में क्या चल रहा है, इस अनुसार अपना मेन्यू चेंज कर रहा है। तो ये हो गए डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल
कंपनी या कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये चीज़ मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताई थी कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, पर फिर एक बार देख लेते हैं। कंपनीज एक्सपेंड इंटरनेशनली टू लेवरेज कॉस्ट एडवांटेजेस, सुपीरियर टेक्नोलॉजी और यूनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो इंडिया में तो कॉमन है, इंडिया में 10 लोग बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया में 10 लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो अगर मैं यूएस में जाके बेचता हूँ तो उन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट यूनिक होगा। तो वो यूनिक प्रोडक्ट से मुझे कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है ये मैं खुद भी नहीं जानता, ठीक है। तो इसीलिए जो कंपनीज होती हैं वो एक्सपेंड करती है अपने मार्केट को और डिफरेंट इकोनॉमीज में जाके डिफरेंट कंट्रीज इंटरनेशनली जाके अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, ठीक है। Tesla benefits from global demand for electric vehicles and set up the gigafactories in the US, China and Germany to reduce production cost। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज कैसे हो गया यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल अभी छोड़ो, अभी ये देखो कॉस्ट एडवांटेज। देखो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा रील पे, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं तो आपने रील पे सुना होगा कि इंडिया में जो बिजनेस करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफ़ी ईजी हैं, ठीक है। इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है बिजनेस करने के लिए या कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए वो काफ़ी ईजी है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी फ्री हैं। तो होता क्या है कि जो कंपनीज होती हैं बाहर की कंपनीज होती हैं उनको मान लो लेबर जो होते हैं वहाँ पे 100 रुपये में लेबर मिल रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे के लिए, तो वहीं इंडिया में आपको 100 रुपये में 5 घंटे के लिए मिल जाएगा लेबर। मतलब मिलता नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उसको कॉस्ट एडवांटेज मिला कि नहीं मिला? अपनी कंट्री में अगर वो 1 लेबर के साथ काम कर रहा है 100 रुपये में, यहाँ पर वो 5 लेबर के साथ काम कर सकता है 100 रुपये में। तो इसे ही हम कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं। तो ये कॉस्ट एडवांटेज हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस में। कल्चरल एंड लीगल डिफरेंसेस, बिजनेस मस्ट अडेप्ट टू कल्चरल प्रेफरेंसेस, लैंग्वेजेस एंड लीगल सिस्टम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब एक बात बताओ, अगर जिस भी कंट्री में आप अपने पैर फैलाना चाहते हो, जिस भी कंट्री में आप अपना बिजनेस फैलाना चाहते हो, उसका कल्चर अलग होगा, वहाँ के लीगल मतलब वहाँ के जो लीगल सिस्टम होगा वो अलग होगा। तो उसको अडेप्ट करना चाहिए किसको? एमएनसीज को। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स कस्टमाइजेज। अब आप आईपीएल देख रहे हो, आईपीएल का सीजन चल रहा है ना, ठीक है, आईपीएल देख रहे हो, तो आईपीएल में लैंग्वेजेस हैं देखते समय, ठीक है। आईपीएल में कोई भोजपुरी में चला रहा है, कोई इंग्लिश में चला रहा है, कोई हिंदी में चला रहा है, कोई पंजाबी में चला रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि नेटफ्लिक्स ने क्या कर रखा है, ये ध्यान में रखा है कि लोगों का कल्चर अलग है, लोगों के लैंग्वेजेस अलग है, प्रेफरेंसेस अलग हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के अपना जो भी काम है बिजनेस कर रहा है वो, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है उसे। करेंसी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रिस्क, सॉरी, अभी इसे डिटेल में कभी समझ लेंगे। तो बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स कैन इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब मैंने यही बताया आपको, ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये चीज़ जो भी कॉस्ट मतलब फ्लक्चुएशन मिलेगा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन मिलेगा, ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है प्रॉफिट को भी और ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को भी इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे $10 का एक बर्गर आएगा, ठीक है। अमेरिका में $10 का एक बर्गर है, तो यानी अगर इसे डॉलर के अनुसार देखा जाए तो लगभग 800 रुपये का, ठीक है। अब कमेंट में ये मत लिखना कि $86 का हो गया, एग्जाम्पल के लिखा है, ठीक है। 800 रुपये का एक बर्गर। तो ये बताओ कि इंडिया में कौन 800 रुपये का एक बर्गर खाने वाला है? मतलब ठीक है खा लेंगे, मुझे पता है खा लेंगे, 10,000 का भी खा लेंगे, लेकिन जो मेजोरिटी है वो खाएगी नहीं खाएगी। तो उसको इंडिया में वो $10 का नहीं रख सकते, तो इंडिया में उसे 200 का रखना पड़ेगा, या मान लो 50 रुपये का रखना पड़ेगा, तभी वो जाके बिकने वाला है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी में भी काफ़ी ज़्यादा एक मेजर फैक्टर है एक्सचेंज रेट हमारा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक इनोवेशन फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का मदद करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको फिजिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके डिलीवरी कंपनी को पैसे देकर आप अपनी डिलीवरी करवा सकते हो। अलीबाबा, चाइनी कनेक्ट्स इंटरनेशनल बायर्स। अलीबाबा एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, शायद चाइना के जो सबसे रईस लोगों में से एक है, रईस लोग हैं वो अलीबाबा का मालिक है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल बायर को कनेक्ट करता है और उनको प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो, तो लोग वहाँ जाते हैं और ऑर्डर करते हैं और वहीं से वो डिलीवर करवाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इस तरीके से उसे टेक्नोलॉजी का एडवांटेज मिल रहा है और वो अपना बिजनेस धड़ाधड़
किए जा रहा है। नाउ डिफरेंस देखते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। हमने इंटरनेशनल बिजनेस समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने। और एक बात याद रखना कि मैं अगर आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट बताता ना तो 8 के 8 कब का खत्म हो जाते, बट आपको थोड़ा सा बताना जरूरी था जिससे आप आंसर थोड़ा बना के लिख पाओ। रीडिंग कर लेना जाने से पहले। डेफिनेशन देखते हैं और स्कोप देखते हैं। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। डोमेस्टिक बिजनेस कंडक्टेड विद इन अ सिंगल कंट्री फॉलोइंग लोकल रूल्स, लॉज कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। डोमेस्टिक बिजनेस का मतलब होता है कि एक सिंगल कंट्री के अंदर ही अंदर आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे भले ही आपने पूरे देश में फैला रखा हो, बट एक सिंगल कंट्री के अंदर अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो वो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस कहलाता है। वहाँ के लोकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, वहाँ के कल्चर को फॉलो कर रहा है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा डोमेस्टिक बिजनेस कहलाता है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रेड का मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो अक्रॉस द मल्टीपल कंट्रीज, मतलब आपके जो ऑपरेशंस हैं, आपका जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो काफ़ी कंट्रीज़ के बीच हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की एक क्वालिटी है। डीलिंग विद ग्लोबल मार्केट में आप डील कर रहे हो करेंसीज एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा। अब देखो इंडिया की कोई इंपोर्ट पॉलिसी कुछ और होगी, अमेरिका की कुछ और होगी, तो उसको भी आप हैंडल कर रहे हो। तो ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस है। मार्केट रिसर्च, ठीक है, मार्केट रीच। डोमेस्टिक बिजनेस टारगेट अ लिमिटेड लोकल कस्टमर बेस। अब एक बात बताओ, डोमेस्टिक बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री के लोगों को टारगेट कर पाएगा, ठीक है, अपने ही कंट्री के लोकल लोगों को या लिमिटेड लोगों को टारगेट कर पाएगा, उसका उतना ही कस्टमर बेस बनेगा। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में अनलिमिटेड है, आप जहां तक पहुंचना चाहते हो, जिस भी कंट्री के जिस भी कल्चर के लोगों को अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, टारगेट करना चाहते हो, तो यू कैन एक्सपेंड मार्केट रीच, इंक्रीजिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बट ऑल्सो कॉम्पिटिशन भी रहता है, लेकिन आप मार्केट रीच जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा होता है। Regulations and legal factors. Domestic businesses follow one set of national rules, laws and tax policies. मतलब डोमेस्टिक बिजनेस क्या करता है कि बस अपनी ही कंट्री के लॉज को फॉलो करना है, उसे नेशनल लॉज को फॉलो करना है, टैक्स पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस को हर कंट्री के लॉज को, हर कंट्री के टैरिफ्स और फॉरेन पॉलिसीज़ को मेंटेन और हैंडल करना पड़ता है, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है ताकि उसका बिजनेस स्मूथली चले। करेंसीज एंड फाइनेंशियल रिस्क। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन यूज अ सिंगल करेंसी रिड्यूसिंग एक्सचेंज रेट रिस्क। देखो अब डोमेस्टिक बिजनेस है, तो वो अपनी कंट्री के अंदर ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ एक करेंसी में ही ट्रांजेक्शन करता होगा, ठीक है। सिंगल करेंसी में रुपया है तो वो रुपया में ही करेगा, डॉलर है तो वो डॉलर में ही करता होगा। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, काफ़ी सारे डिफरेंट करेंसीज में वो डील करते हैं, तो इससे उनका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। वही डोमेस्टिक कंपनी में ऐसा नहीं होता, डोमेस्टिक बिजनेस में। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर। डोमेस्टिक बिजनेसेस ऑपरेट इन अ फैमिलियर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, ठीक है। जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो हमारा एक ही कल्चर के अंदर है। कितनी बार मैं आपको मतलब ये लाइन तो कॉमन हो चुकी है। इंटरनेशनल बिजनेस मस्ट अडॉप्ट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो इंटरनेशनल बिजनेस, अगर मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस बना रहा हूँ तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो मैं मेक श्योर कर लूँ कि जहाँ भी मेरा बिजनेस है वहाँ पर वो लोग, जिन भी लैंग्वेजेस के लोगों को मैंने टारगेट कर रखा है, उनको मेरे बिजनेस से कोई दिक्कत ना हो, वो वहाँ से सर्विसेज ले सके, गुड्स ले सके, ये मेरे को मेक श्योर करना पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स। डोमेस्टिक बिजनेस हैज़ लोअर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। जाहिर सी बात है यार, सिंगल कंट्री में ऑपरेट हो रहा है तो उसको कॉस्ट उतना तो नहीं लगेगा ना जितना इंटरनेशनल बिजनेस में लग रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व हायर कॉस्ट। आप भाई अमेरिका बेचना चाहते हो अपने जीन्स पैंट को तो उसमें हायर कॉस्ट लगेगा, आप अपने इंडिया में बेचना चाहते हो तो अमेरिका वाले से थोड़ा कम लगेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये 6 पॉइंट थे जिसमें हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच का डिफरेंस समझा है। रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, भाई मैं क्यों करूं, मुझे क्या, मेरे पास मान लो पैसा अपार अपरंपार पैसा है, तो मेरे को एक दोस्त ने बोला कि भाई तू डोमेस्टिक बिजनेस कर, ज़्यादा प्रॉफिट है, अपने ही कल्चर के अंदर काम करेगा। दूसरे ने बोला भाई तू इंटरनेशनल बिजनेस कर। तो रीज़न हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करना चाहिए। मार्केट एक्सपेंशन पहला है। कंपनीज एक्सपेंड इंटरनेशनली टू एक्सेस न्यू मार्केट, इंक्रीज देयर कस्टमर बेस एंड बूस्ट
सेल्स बियॉन्ड डोमेस्टिक लिमिट्स। डोमेस्टिक बिजनेस करूंगा तो एक लिमिट रहेगा, मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटेड लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा, ठीक है, लिमिटेड कस्टमर बेस बन पाएगा मेरा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मैं न्यू मार्केट्स में जाकर अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज कर पाऊंगा और अपने सेल्स को बूस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। डोमेस्टिक लिमिट को तोड़कर अनलिमिटेड सेल्स कर पाऊंगा, मतलब जितना वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। हायर प्रॉफिट्स, जाहिर सी बात है यार, कस्टमर बेस ज़्यादा बनेगा, सेल ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ मैं इंडिया में 1000 यूनिट बेच रहा था, मैं बाहर जाकर 10,000 यूनिट बेचूंगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा मेरे को। ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज अलाउ बिजनेस टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रीमियम प्राइसिंग इन सर्टन मार्केट्स। अब क्या होगा, मान लो एक सामान है जो मैं यहाँ पर 800 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन मुझको पता है कि मैं अमेरिका जाऊँगा तो वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोगों के एरिया में मैं जाके बेचने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो प्रीमियम रखूँगा, वहाँ पे थोड़ा महंगा बेचूंगा, तो इससे मुझे प्रॉफिट तो होगा ही, हायर प्रॉफिट होगा। रिसोर्सेज एक्विजिशन, फर्म्स इंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर और एडवांस टेक्नोलॉजी। जो भी फर्म ऐसे होते हैं जो इंगेज होते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में, उनको कई ज़्यादा, मतलब वो एक तो रॉ मटेरियल तो वो करते ही, ऑब्टेन करते ही। मान लो अमेरिका की कोई कंपनी आई, वो यहाँ पर आके बस गई, ठीक है, यहाँ पर आके वो परफॉर्म कर रही, मतलब एक्टिविटीज़ कर रही है, तो यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स होंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल्स, अगर प्लास्टिक है, ठीक है, लकड़ी है, तो वो यहीं के यूज़ करने वाला है। स्किल्ड लेबर, हम लोगों में से ही कोई ना कोई उसकी कंपनी में जाके काम करने वाला है। एडवांस टेक्नोलॉजी, हर चीज़ हमारे ही इंडिया की वो यूज़ करने वाला है, तो रिसोर्स को एक्वायर कर रहा है वो। रिसोर्स एक्विजिशन का मतलब यही है, मे बी स्कार्स और एक्सपेंसिव इन देयर होम कंट्री। तो ऐसा हो सकता है कि जो अमेरिका की कंपनी हमारे यहाँ पे आई है, उसकी कंपनी में प्लास्टिक जो है बहुत महंगा मिलता हो, स्किल्ड लेबर हो, उनके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे आप लोग हिंदी में दिहाड़ी कह देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो, या एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो। वैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे तो होगी, इन दोनों की बात हम कर सकते हैं कि स्किल्ड लेबर और रॉ मटेरियल अगर वहाँ पे बहुत महंगा होगा तो वो यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे जहाँ पर उन्हें सस्ता पड़ेगा। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, बाय ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज बिजनेसेस कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल मार्केट। अगर एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इंडिया की ही कंट्री में, अपने इंडिया में ही एक बोतल की फैक्ट्री लगाता हूँ और बोतल बेचता हूँ, ठीक है, तो मान लो कल को हुआ यूँ कि सरकार ने बोल दिया या फिर लोगों का मन बदल गया, कुछ ऐसा हुआ जो अचानक से ही मेरे सेल्स गिरने लगे और सरकार ने बोला कि आज रात 12 बजे से जो बोतल है वो नहीं बेची जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, तो हुआ क्या, उस सिंगल मार्केट पे डिपेंड होने की वजह से मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन अगर वही मेरी कंपनी अमेरिका में भी जाके बोतल बेचती, तो भले ही यहाँ की सरकार बोतल बंद कर दे, यहाँ पे तो लॉस होगा ही मेरा, बट मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। मिनिमाइजिंग रिस्क फ्रॉम इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, ये बताया मैंने। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे पॉलिटिकली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं बर्बाद नहीं होऊंगा पूरी तरीके से, क्योंकि मैं एक सिंगल मार्केट पे डिपेंड नहीं हूँ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितनी बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, मैनी गवर्नमेंट इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू टैक्स बेनिफिट, सब्सिडीज एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स, मेकिंग इट अट्रैक्टिव फॉर बिजनेसेस टू एक्सपेंड ग्लोबली। काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, काफ़ी कम कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड को इंकरेज करती है, इंटरनेशनल बिजनेस को इंकरेज करती है। कैसे? टैक्स बेनिफिट देके, सब्सिडीज़ उन्हें प्रोवाइड करती हैं, उन्हें इनवाइट करती है कि आओ भाई हमारी कंट्रीज़ में आओ और यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मेक इन इंडिया जो हमारे मोदी जी ने स्टार्ट किया था, मेक इन इंडिया स्कीम, उसमें क्या था कि आओ भाई हमारी कंट्री में ही आओ, ठीक है, और यहाँ पर आके मैन्युफैक्चर करो, आपको जो भी बनाना है, जो भी सेल करना, आओ और हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर करो। तो इससे क्या हुआ, इससे कंट्री को भी फ़ायदा होगा, इससे उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ, और हमारे जो कस्टमर है हमारे इंडिया के, उससे तो फ़ायदा होता ही है। अब भाई ये बताओ, रीज़न तो हमने जान लिया, तो जहाँ हर चीज़ में एक अच्छाई होती है वहीं हर चीज़ में एक बुराई भी होती है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है, हम अपने बड़े बुजुर्ग से ये सब सुनते हैं, तो प्रॉब्लम तो देखेंगे ही। कल्चरल डिफरेंसेस, भाई अब कल्चर हर जगह का अलग अलग है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि भाई मैं हर जगह के कल्चर से कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ ही नहीं कर पा रहा हूँ। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो अमेरिका में तो धुआंधार तरीके से चल रहा है, ठीक है, अमेरिका में तो इस तरीके से चल रहा है कि मतलब मतलब स्टॉक खत्म ही हो जा रहा है,
लेकिन और वहाँ का कल्चर इस तरीके का है, कल्चरल प्रोडक्ट था। लेकिन वहीं अगर मैं वो प्रोडक्ट फ्रांस में जाके बेच रहा हूँ तो वहाँ के लोगों को हर्ट हो गया वो प्रोडक्ट देखकर। तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि मेरी बिजनेस में नुकसान हो जाए अगर मैं अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ना जाऊँ तो। वेरिंग लैंग्वेजेस, कस्टम्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग अफेक्टिंग नेगोशिएशन एंड ऑपरेशंस। तो जो मैंने आपको बताया वही कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कल्चरल डिफरेंस अगर आप नहीं समझते हैं तो। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं कि एक मान लो मेरी कंपनी मैंने एक कार बनाई, मतलब मैंने कार की कंपनी खोली और कार के ब्रांड का कुछ ऐसा नाम रखा जो इंडिया में तो उस नाम का मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ होती है, लेकिन वही जो जैसे हमारे अमेरिका में गया तो उस नाम का मतलब कुछ नेगेटिव या कुछ उल्टा होता है, तो वहाँ पर अफेक्ट हो सकता है मेरा बिजनेस। ठीक है। लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स। ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स क्या होता है? डिफरेंट कंट्रीज हैव यूनिक ट्रेड, टैक्सेशन, लेबर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज मेकिंग कंप्लायंस कॉम्प्लेक्स। देखो अब होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं, जिस कंट्री के पास जाऊंगा उनके अपने टैक्सेशन लॉ होंगे, यूनिक ट्रेड लॉ होंगे, लेबर लॉ होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हर तरीके के लॉ, टैरिफ, टैक्सेशन, सब चीज़ होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है ये प्रोसेस, क्योंकि फिर मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होगा तो हर चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रख के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट कैन डिस्टर्ब बिजनेस ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी बताया जैसे मान लो कल को गवर्नमेंट हमारा कह देती है गवर्नमेंट कि बोतल नहीं चलेंगे 12 बजे रात से, तो उस समय पे क्या हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से मेरे बिजनेस का तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो वैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कभी चेंज हो सकती है या ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के बीच और उससे मेरा नुकसान हो जाएगा। करेंसी फ्लक्चुएशन अफेक्ट्स प्राइसिंग, प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो मैंने आपको आज ऐसा बताया कि जो करेंसी होती है उनके वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। जैसे इंडिया में 1 रुपये में ये मिलेगा तो अमेरिका में 1 रुपये में उससे ज़्यादा मिलेगा, या ऐसा ही फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी प्राइसिंग इफेक्ट हो सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से होगी, प्रॉफिट हो सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो मेरी होगी वो अलग अलग कंट्रीज में चेंज होती रहेगी। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, मैनेजिंग सप्लाई चेन्स अक्रॉस बॉर्डर्स इन्वॉल्व्स हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डीलेज एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन। कई ज़्यादा भारी डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है हमारा, मतलब एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने में जो शिप का खर्चा आता है वो अलग, जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है वो अलग, और जो बड़े बड़े जैसे कंटेनर में जाता है तो हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगेगा यार। कंटेनर कोई छोटी बात नहीं है, बहुत करोड़ों में आता है। एथिकल एंड CSR इशूज, ऑपरेटिंग इन डाइवर्स मार्केट में रेज कंसर्न्स अबाउट लेबर प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो होता क्या है कि हमें अपने वर्कर के प्रति, हमें अपने लेबर के प्रति कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि हाँ हम उनको ऐसे इन्वायरमेंट में काम ना कराएं जो उनके लिए हार्मफुल हो। ठीक है, वो लेबर है, कोई ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बिल्कुल रगड़ दें अच्छी तरीके से। तो वहाँ पर ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, एथिकल और CSR इश्यूज। मान लो कि अगर हम अलग अलग मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, कई सारे डिफरेंट मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं जाकर, तो ये हो सकता है कि वहाँ पे जो लेबर प्रैक्टिसेस है, हम जिस तरीके से काम करवा रहे हैं वो वहाँ के सरकार के पॉलिसी के विरुद्ध हो जाए। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, वहाँ के जो भी इन्वायरमेंट है उसे नुकसान पहुँच रहा हो, तो ऐसे इश्यूज हमारे को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमने 6 प्रॉब्लम यहाँ पे देखे हैं। नाउ मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, कैसे एंट्री करूंगा मैं? मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि नाउ आई एम रेडी टू एंटर इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो कैसे एंट्री करूंगा कैसे मैं? तो यहाँ पर हमारे कुछ टाइप्स हैं, कुछ तरीके हैं हमारे पास जिससे मैं एंट्री कर सकता हूँ। जितने तरीके इंपॉर्टेंट हैं या जितने तरीके आ सकते हैं, मतलब समझना चाहिए आपको, वो मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो एक बार आप कमेंट कर देना, है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कुछ छूट जाता है तो। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, एक बात और याद रखना, ग्लोबलाइजेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे जो भी मेन कॉन्सेप्ट उसे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है नाउ, और अगर एक और बात, वन शॉट तो है ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट इसमें छूट गया होगा या जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मोड्स ऑफ एंट्री का कोई पॉइंट छूट गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबलाइजेशन के साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोर्टिंग,
एक्सपोर्ट क्या होता है ये मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, अभी बता चुका हूँ पर लेकिन फिर से बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपनी कंट्री से, अपनी होम कंट्री से फॉरेन कंट्री में, फॉरेन मार्केट में कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री, मतलब प्रोडक्शन हमारे ही कंट्री में हो रहा है लेकिन बेचा जा रहा है फॉरेन कंट्री में। टाइप्स: डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। सेलिंग डायरेक्टली टू द फॉरेन बायर्स थ्रू ई कॉमर्स एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। होता क्या है कि अगर मान लो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई और अपने वेबसाइट को रन करवा रहा हूँ वहाँ पर अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में रन हो रही मेरी वेबसाइट, वहाँ पर कस्टमर आया, उसने वेबसाइट पे ऑर्डर दे दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली अपने माल को शिप पे बैठाऊंगा और वहाँ से एक्सपोर्ट करके उस बंदे के पास चला जाएगा। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। दूसरा इनडायरेक्ट, यूजिंग इंटरमीडिएरीज लाइक एक्सपोर्ट ट्रेड कंपनीज। दूसरा क्या होता है, दूसरा मैं दलाल का यूज़ करूँगा। दलाल मतलब ब्रोकर जो होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनका यूज़ करूँगा। ठीक है, और फिर उनको बोलूँगा कि हाँ भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आप वहाँ से जाके वहाँ पहुँचा दीजिए, उस फॉरेन मार्केट में पहुँचा दीजिए, तो वो अपनी एक कमीशन या अपना फीस लेके मेरा काम कर देंगे। एडवांटेजेस क्या है, लो फाइनेंशियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल रिस्क और इन्वेस्टमेंट इसीलिए लो है क्योंकि मैं नहीं जा रहा अपना प्रोडक्ट वहाँ पर बनाने। ठीक है, वहाँ पर बनाने में नहीं जा रहा अपना प्रोडक्ट, जितना मुझे आया होगा यूनिट का ऑर्डर, ठीक है, या जितना वहाँ पे ज़रूरत होगी उतना मैं वहाँ पे भेज दे रहा हूँ, तो उससे फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा लो रहता है। नो नीड फॉर लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। मैंने भी बताया कि वहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की मुझे कोई नीड नहीं है, मैं अपने ही कंट्री से बनाकर वहाँ बेच सकता हूँ। गुड फॉर टेस्टिंग इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप नया है, अगर आप मतलब नए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही तरीका है इंटरनेशनल मार्केट को टेस्ट करने का। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाइयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टैरिफ्स। ये देख रहे हो, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ड्रम है जैसा रखा हुआ है, कंटेनर है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एक देश से दूसरे देश में भेजने की। ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे वो लिमिटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंटेनर यहाँ से लोड करवा दिया, ठीक है, आपने 10 कंटेनर यहाँ से लोड करवा दिया शिप पे, वहाँ जाने के बाद आपका कंटेनर का सामान किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पर आपका लिमिटेड कंट्रोल होगा, आप नहीं जा सकते हर जगह पे। नाउ ये नेक्स्ट हमारा हो गया एक्सपोर्टिंग। आपको समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग आपको समझ में आ गया। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ लिया। तो अगर बात करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ा कर, मतलब झूठ नहीं, फालतू की चीज़ें नहीं, मतलब थोड़ा आंसर को बड़ा कर लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, डायरेक्ट को एक्सप्लेन करना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्सपोर्टिंग को एक्सप्लेन करना है, एडवांटेजेस लिखने हैं, फिर एडवांटेजेस के एक पॉइंट को 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, फिर दूसरे पॉइंट को 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा अगर आप लिख के आते हो तो। ठीक है, वैसे टेंशन मतलब PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखेंगे आगे चल के, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अलाउ अ फॉरेन फर्म टू यूज अ कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, टेक्नोलॉजी इन एक्सचेंज फॉर फीस। देखो, आपने फ्रेंचाइजी देखी होगी। फ्रेंचाइजी का मतलब जैसे डोमिनोज हो गया, जैसे डोमिनोज हो गया हमारे पास, या जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो आपके आसपास घर के कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज के स्टोर हो गए, तो क्या कंपनी का जो मालिक है वो वहाँ पर आके स्टोर खोल के गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या कि मान लो एक बंदा है, वो जाएगा मैकडोनल्ड्स के पास, वो ये बोलेगा कि मेरे को आपके कंपनी का नाम, ठीक है, आपकी कंपनी की पहचान, आपकी कंपनी की टेक्नोलॉजी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब यूज़ करना है। ठीक है, आप जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है आपकी कंपनी के, मैं यूज़ करूँगा, मैं सेल करूँगा सारे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और इसके बदले मेरे को एक छोटा सा फीस या जो भी प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा वो चाहिए, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, या लाइसेंसिंग। इसका जो डिफरेंस है मैं आपको बताऊँगा, टेंशन की बात नहीं है। बस आपको समझ में आया ये चीज़, बड़ी बात है कि मान लो मेरी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, मान लो मेरी एक बड़ी कंपनी है, कोई बंदा मेरे पास आता है, वो बोलता है कि भाई देखो आपके जो बिज़नेस है वो आपको एक्सपेंड करना चाहिए, तो आप ही क्या करो, आप मेरे को एक स्टोर खोल के दो, मतलब पैसे तो मेरे लगेंगे, मैं नहीं कह रहा कि फ्री में, ठीक है, पैसे मतलब स्टोर खोल के दो, मैं आपको पैसा उसका दे रहा हूँ, फ्रेंचाइजी का पैसा दे रहा हूँ, और मैं आपका सारी चीज़ यूज़ करूँगा, मतलब मैकडोनल्ड्स भी यूज़ करूँगा, मतलब उसका साइन यूज़ करूँगा, लोगो यूज़ करूँगा, सब चीज़ यूज़ करूँगा। ठीक है, और आपके सेल को इंक्रीज़ करूँगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपका मार्केट जो एक्सपेंड होगा, और बदले में
जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो फ्रेंचाइजी लेता है उसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, ठीक है। और जो फ्रेंचाइजी देता है, मतलब जो कंपनी है ओरिजिनली, उसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं। मतलब अगर मैं गया मैकडोनल्ड्स के पास फ्रेंचाइजी लेने, तो मैं फ्रेंचाइजी हूँ और मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजर है, ठीक है। एडवांटेज, लो कॉस्ट एंट्री विथ मिनिमल रिस्क। रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी, मतलब मिनिमम से मिनिमम रिस्क होता है। क्यों? अमेरिका से आप जाके कोई ब्रांड उठाकर ला रहे हो इंडिया में, ठीक है। अमेरिका से आप जाके ब्रांड उठा के ला रहे हो इंडिया में, और टेक्नोलॉजी का जमाना तो वैसे ही है। तो लोग क्या करेंगे, लोग पहले से ही अमेरिका के ब्रांड को जानेंगे ना, मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ वो लोग ब्रांड को जान रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि न्यू ब्रांड समझ के वो विश्वास नहीं करेंगे, वो जरूर करेंगे। तो इससे रिस्क जो हमारा कम रहता है। लोकल पार्टनर हैंडल्स ऑपरेशन। अब एक बात बताओ, मैं गया दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में गया और दिल्ली में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो मुझे नहीं पता कि दिल्ली उस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या है, लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। वहाँ का डॉन भाई कौन है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। हफ्ता कितना देना होता है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन वहाँ का जो लोकल बंदा होगा, अगर मैंने उसको एक दुकान खोल कर दे दी, हाँ भाई ये दुकान मेरी तू संभाल और मुझे पैसे दे दियो हर महीने, ऐसा कुछ मैंने कर दिया, तो वो बंदा वहाँ उस एरिया के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो बढ़िया से मेरा स्टोर हैंडल कर लेगा। क्विक मटेरियल पेनिट्रेशन, मतलब मार्केट, क्विक मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब जो मार्केट है वो उसे आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और जो मार्केट का भरोसा है, जो भी बंदे हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, वो आपके ऊपर इजीली विश्वास कर पाएंगे। जैसे नया ब्रांड होता है, नए ब्रांड में आपने कभी देखा कि किसको विश्वास होता है? मुझे खुद को नहीं होता कि भाई ये नया ब्रांड है, इनके नए प्रोडक्ट्स है, क्या पता कुछ गड़बड़ हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशन। भाई एक बात बताओ, मैकडोनल्ड्स का बंदा बैठा हुआ है अपनी कंट्री में, मतलब जैसे अमेरिका में बैठा हुआ है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ये देखो कि वो बंदा क्या यहाँ पे आएगा रोज रोज देखने के लिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या आप मैकडोनल्ड्स के कस्टमर के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर लिमिटेड कंट्रोल होता है। रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट मतलब चोरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। डिपेंडेंस ऑन लाइसेंस परफॉर्मेंस, ठीक है, लाइसेंसीज परफॉर्मेंस, मतलब जो भी लाइसेंस है, लाइसेंसी का मतलब होता है जो लाइसेंस लेता है, ये जो अभी जो मैंने बताया ना फ्रेंचाइजी, वही है, ठीक है। उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड होना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो जैसा परफॉर्म करेगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप विद अ लोकल फर्म टू शेयर ऑनरशिप रिस्क एंड प्रॉफिट। होता क्या है कि मान लो अमेरिका में एक कंपनी है ATC, ठीक है, अमेरिका में एक कंपनी है ATC और BTC के नाम की कंपनी इंडिया के अंदर है, ठीक है, इंडिया के अंदर है। तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी आएगी और इससे बोलेगी कि चलो हम दोनों मिलते हैं, ठीक है। ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप का मतलब है कि 50% पार्टनर तुम हो जाओ और 50% पार्टनर मैं हो जाता हूँ इंडिया में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम मतलब इंडिया में एक नया स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। या जो हम कर रहे हैं वो साथ में मिलकर करते हैं, ऑनरशिप को अपने शेयर करके, रिस्क भी हम शेयर करेंगे, हम प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, अपने ऑनरशिप को भी शेयर करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। जैसे शेयर्ड एडवांटेज ये होता है, शेयर्ड कॉस्ट एंड रिस्क, पैसा कॉस्ट ये भी लगा रहा है, ठीक है, और कॉस्ट ये भी लगा रहा है, रिस्क इसका भी है और रिस्क इसका भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, सब बराबर बराबर के यहाँ पे हिस्सेदार होंगे। एक्सेस टू लोकल पार्टनर्स मार्केट नॉलेज। ATC कंपनी है, वो इंडिया में तो आना चाहती थी, लेकिन इंडिया की मार्केट के बारे में उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उसने देखा कि जो BTC कंपनी है ये हमारा इंडिया के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखती है, तो इसको क्या मिलेगा, ATC को क्या मिलेगा, इससे एक एडवांटेज मिलेगा। हो सकता था कि ATC अगर अकेले इंडिया में ऑपरेट करती तो कॉस्ट उसका हाई होता, रिस्क उसका हाई होता, और मे बी वहाँ के मार्केट को ना समझने की वजह से उसका प्रॉफिट लो होता, ठीक है। बेटर गवर्नमेंट रिलेशंस इन रेगुलेटेड मार्केट। हो सकता, मतलब BTC जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को भी अच्छी तरीके से समझती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अच्छी तरीके से जानती है, प्रेडिक्ट भी कर सकती है कि ना हमारे गवर्नमेंट की क्या एबिलिटी है, क्या चीज़ वो मतलब रोक सकती है, क्या नहीं रोक सकती है। तो बेटर वो चीज़ों को समझ सकती है, इंडिया के लेकर
तो एटीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा बीटीसी के साथ कोलैब करना। डिसएडवांटेजेस क्या है? पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ओवर मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट। अब जाहिर सी बात है, जहाँ बिजनेस होगा, जहाँ भी काम की बात होगी, तो हो सकता है एटीसी और बीटीसी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए मैनेजमेंट को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, कि भाई तुमने इतना कहा था, हमने इतना कहा था, तुम इतना प्रॉफिट क्यों दे रहे हो, कुछ भी। रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी लीकेज। टेक्नोलॉजी लीकेज का मतलब क्या होता है कि एटीसी कंपनी ऐसी है जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो काफ़ी यूनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। तो इंडिया में अपना प्रोडक्ट फैलाने के लिए वो बीटीसी कंपनी से मिल रही है, तो बीटीसी कंपनी को तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहाँ पर ये डर रहता है कि वो टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। शेयर्ड कंट्रोल कैन लीड टू इनएफिशिएंसी। हाँ देखो, कंट्रोल शेयर करना है मतलब आपके मेरे प्रोडक्ट पे हम दोनों अगर कोलैब कर रहे हैं, हम दोनों अगर मान लो मिलकर कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास भी कंट्रोल है, मेरे पास भी कंट्रोल है, तो इनएफिशिएंसी हमें इसमें देखने को मिल सकती है कि देर से काम हो, काम ठीक तरीके से होना। तो जॉइंट वेंचर आपको क्लियर हो गया कि जॉइंट वेंचर होता क्या है, कि जब हम मतलब जब कोई लोकल पार्टनरशिप करते हैं, मतलब फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप विद अ लोकल फर्म, किसी लोकल फर्म के साथ जब हम पार्टनरशिप करते हैं, ऑनरशिप को शेयर करके, रिस्क शेयर करके, प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो हमारा जॉइंट वेंचर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, आर्टिकल पढ़ते होंगे या किसी भी तरीके के करंट अफेयर्स के सोर्सेज को फॉलो करते होंगे, तो एफडीआई का नाम आपने जरूर से सुना होगा। एफडीआई का मतलब क्या होता है? स्टेबलाइजिंग फुल और पार्शियल ऑनरशिप ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, अगर कोई विदेशी कंपनी, अगर कोई बाहर की कंपनी किसी और देश में जाकर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे अमेरिका की कंपनी है ये ए और ये बी है इंडिया की कंपनी, तो ये ए क्या कर रही है, इंडिया में आकर फिर बी में इन्वेस्ट कर रही है, या बी के मतलब बी के आधे बिजनेस को पूरा खरीद लेती है, तो इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो तरीके के होते हैं, एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और एक एक्विजिशन या मर्जर। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि हम दूसरे देश में जाएं और बिल्कुल न्यूली, मतलब एकदम स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से सारी चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। एक्विजिशन का मतलब मैं अमेरिका जाऊं और वहाँ के कोई रनिंग बिजनेस को, एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी को जाकर खरीद लूँ। तो ये दो तरीके के टाइप होते हैं हमारे एफडीआई के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, एडवांटेज क्या है? फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस, हायर प्रॉफिट पोटेंशियल, अवॉइड ट्रेड बैरियर्स। तो पहला समझते हैं कि देखो, मान लो अगर आप जाते हो वहाँ पर, तो जो भी आप बिजनेस खरीद रहे हो, ठीक है, जो भी आप बिजनेस को या जो भी बिजनेस के शेयर्स खरीद रहे हो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो भी ऑपरेशंस किए जाएंगे उस बिजनेस के अंदर, उसमें आपका फुल कंट्रोल रहने वाला है। हायर प्रॉफिट पोटेंशियल, आप वहाँ जाओगे, एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी खरीदोगे, मान लो वहाँ पर जो कंपनी पहले से ही चल रही है उसको आप जाकर वहाँ पर खरीदोगे, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़, उस बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से समझते होंगे बिज़नेस एनवायरनमेंट को, वहाँ के आसपास के लोगों में उस जो बिज़नेस की इमेज जो होगी वो अच्छी खासी होगी, तो वहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देखो इस एंट्री मोड में मतलब इस तरीके से हम जब इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री होते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो एक्सपोर्ट करना होता, मैं अगर एक्सपोर्ट करता, अपना माल इंडिया से लेकर अमेरिका एक्सपोर्ट करता, तो काफ़ी सारे ट्रेड बैरियर्स आते हैं, जैसे हमारा टैक्सेस हो गए, जैसे हमारे पॉलिसीज़ हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पे गया और वहीं पे चीज़ें खरीदी और यहाँ पर वहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया और अपना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। कैपिटल जाहिर सी बात है ज़्यादा चाहिए, दूसरे देश में जाकर कंपनी खड़ी करना या कंपनी को खरीदना, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रिस्क, अगर मान लो इकोनॉमिक या पॉलिटिकली इनस्टेबल है कंट्री या इनस्टेबिलिटी आई, तो फिर आपको भी घाटा हो सकता है। कॉम्प्लेक्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, वहाँ पर अगर आप एज अ इंडियन, मतलब एज अ एनआरआई अगर आप जाते हो किसी और कंट्री में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो आपके खुद के रहने का और खुद के बिजनेस खरीदने का जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा वो लगेगा। ठीक है, और जब आप बिजनेस खरीदोगे तो वहाँ की सरकार आपसे कई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, कई सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या लीगल रहने वाला है, मतलब जो लीगल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। तो ये हमारा चौथा टाइप है कि जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। वैसे ये वाला टाइप थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा
आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, इसका मतलब क्या होता है? कोलैबोरेटिंग विद फॉरेन फर्म्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू एंटिटी। हम किसी और कंपनी से कोलैब कर लेते हैं, ठीक है, हम किसी ऐसी दूसरी कंपनी से कोलैब कर लेते हैं, किसी दूसरे बिजनेस से हम जब अपने बिजनेस को कोलैब करते हैं तो उसे हम स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि जॉइंट वेंचर क्या था? फिर जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में डिफरेंस क्या है फिर? तो देखो यहाँ पे डिफरेंस साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ। जॉइंट वेंचर में भी दो कंपनी कोलैब कर रही हैं, ध्यान से सुनना। जॉइंट वेंचर में भी दो कंपनी कोलैब कर रही है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में भी दो कंपनी कोलैब कर रही है। द मेन डिफरेंस इज कि जॉइंट वेंचर में ये दोनों जो कोलैब करते हैं तो कोलैब करके एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं, नई एंटिटी क्रिएट करते हैं। समझ में आया? नई एंटिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन जो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है, उसमें क्या हो रहा है? इसमें ये लोग कोई नया फॉर्म या एंटिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये बस एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए होता है, किसी छोटी सी टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी ए है और कंपनी बी है। यहाँ पर एक दिल्ली के अंदर एक हाईवे बनाना है, ठीक है, फ्लाईओवर, ठीक है, फ्लाईओवर बनाना है। तो बस फ्लाईओवर बनाने के लिए ए एंड बी कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया है, मतलब एक दूसरे के साथ कोलैब किया है। आपने इंडी अलायंस के बारे में सुना होगा अभी, जो मतलब अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपने इंडी अलायंस के बारे में सुना होगा, जिन्होंने आपस में कोलैब कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि जॉइंट वेंचर में क्या होता है, ए एंड बी कंपनी ने कोलैब किया और दोनों ने मिलकर बनाई सी कंपनी, तो ये हो गया जॉइंट वेंचर। लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस में ये दोनों कोलैब तो कर रहे हैं लेकिन किसी तरीके की अलग बिजनेस या अलग एंटिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है और जॉइंट वेंचर क्या होता है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, जाहिर सी बात है जब दो कंपनीज मिलेंगी तो रिसोर्सेज भी शेयर होंगी, एक्सपर्टीज भी शेयर होंगी। फास्टर मार्केट एंट्री, ज़्यादा जल्दी आपको मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। मान लो अगर आप छोटी कंपनी हो, मान लो छोटी कंपनी लेते हैं, अगर आप छोटी कंपनी हो और आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर ली, मतलब एक अलायंस में जुड़ गए, तो उससे क्या होगा, आपको जल्दी मार्केट में एंट्री मिल जाती है। रिड्यूस्ड फाइनेंशियल बर्डन, एक कंपनी अगर किसी प्रोजेक्ट को बना रही है तो जाहिर सी बात है उसको फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, फाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा नीड होगी। लेकिन अगर कोलैब कर लूँगा तो वो भी मिलाएगा, मैं भी मिलाऊंगा, तो थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ भी कोलेबोरेशन की बात आएगी, कोलैब की बात आएगी, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात तो आएगी ही आएगी। रिस्क ऑफ नॉलेज लीकेज, काफ़ी मतलब रिस्क होता है कि हमारी नॉलेज जो है वो लीक हो सकती है, हमारे कुछ सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं वो दूसरी कंपनी में। डिपेंडेंसी और पार्टनर्स परफॉर्मेंस, अब देखो, अब खुद अगर मैं बना रहा होता, अगर मेरी कंपनी है और मैं खुद किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता तो उस समय पर मुझे कॉन्फिडेंस होता, ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा पार्टनर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर भी, क्या पता वो अच्छी तरीके से परफॉर्म ना करे तो हमारी इज्जत भी डूबने वाली है। तो डिसएडवांटेज कोई ये है और एडवांटेज भी कुछ ये है। तो पांचवा तरीका ये है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने का। नेक्स्ट, टर्न की प्रोजेक्ट, याद रखना टर्की प्रोजेक्ट नहीं है, टर्न की प्रोजेक्ट्स है। अ कंपनी डिजाइन्स, बिल्ड्स एंड हैंड ओवर अ फुल्ली ऑपरेशनल फैसिलिटी टू अ फॉरेन क्लाइंट। अब हुआ क्या कि मान लो एक सैम नाम का बंदा रहता है अमेरिका में, ठीक है, सैम नाम का बंदा बिजनेसमैन है वहाँ पे अमेरिका में। तो यहाँ पर इंडिया में आके इसको एक कंपनी खोलनी है क्लॉथ्स की, ठीक है, कपड़ों की कंपनी खोलनी है। तो यहाँ पे इंडिया के बारे में इसको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है, इंडिया के बारे में इसको ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि कहाँ पर मतलब कितने रुपए ईंटें चल रही हैं या कंस्ट्रक्शन का कुछ भी इसे लेना देना नहीं है, इसके पास बस है पैसा है। तो उस समय पे ये क्या करेगा, उस समय पर ये इंडिया की किसी कंपनी को हायर करेगा, जो कंपनी इसको फुल्ली फंक्शनल, मतलब बिल्कुल बना बनाया, ठीक है, बना बनाया लड्डू जैसे खाते हैं ना, वैसे ही बना बनाया कंपनी इसे खोलकर दे देगी, ठीक है। कंपनी खोल देगी, पूरा टाइल वाइल सब लगा देगी, पूरी फर्निशिंग कर देगी, पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग कर देगी और फिर चाबी दे देगी किसके हाथ में, सैम के हाथ में।
तो इसी तरीके से जब हम हायर करते हैं किसी कंपनी को, ठीक है, और वो हमें फुल्ली ऑपरेशनल फैसिलिटी हमें दे देती है, तो ये होता है टर्न की प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ में आया? जैसे अभी आपने एक सुना होगा, नोएडा 2022 में ट्विन टावर को गिराया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्विन टावर को गिराया गया था। तो वहाँ पर क्या किया गया था, जो कंपनी थी, जिस कंपनी ने उस ट्विन टावर को गिराया था, ठीक है, वो बाहर से आई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे हायर किया था। ठीक है, उसे हायर किया था कि वो आए और कंपनी ये मतलब बिल्डिंग को गिराए, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज थी किसमें, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने में, मतलब गिराने में, और आसपास के लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। तो इसी तरीके से टर्न की प्रोजेक्ट होता है जब हम एक कंपनी को हायर करेंगे और वो हमें फुल्ली ऑपरेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, समझ में आया? एडवांटेज देख लेते हैं। सेव टाइम एंड एफर्ट, हमारे टाइम और एफर्ट को बचाती है। क्लाइंट गेट्स रेडी टू यूज फैसिलिटी विदाउट मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ भाई लेंटर ढल गया कि नहीं ढल गया, या आज लेबर नहीं है, यहाँ पर लेबरों को ज़्यादा दिहाड़ी देनी पड़ी, ये सब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे बस बना बनाया मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, ठेके पे देना, ठीक है, ठेकेदार को हम दे देते हैं और कब हमारा घर जो है तैयार करके हमें दे देता है, वही हाल है। एक्सपर्टीज इंक्लूडेड, कॉन्ट्रैक्टर हैंडल्स ऑल टेक्निकल एंड लीगल चैलेंजेस, वो सारी चीज़ें मतलब हैंडल कर लेता है, उसको कोई मतलब नहीं है, मालिक को कोई मतलब नहीं है, सारा जो टेंशन है अब कॉन्ट्रैक्टर का है। ठीक है, रिड्यूसेस रिस्क फॉर क्लाइंट, नो नीड टू वरी अबाउट डिलेज और कंस्ट्रक्शन इशूज़। अब जो भी दिक्कत है, मतलब साइट पे जिस तरीके की भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो टेक्निकल हो, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, वो भाई अब वो कॉन्ट्रैक्टर ही हैंडल करने वाला है, वही कंपनी हैंडल करेगी जिसको हमने हायर किया है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है, हाई कॉस्ट तो लगेगा ही। अब आपको टाइम भी खर्च नहीं करना है, आपको एफर्ट भी नहीं लगाना है, तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना भाई। लेस कंट्रोल, आपका कंट्रोल उसमें लेस होगा। अभी मैंने बताया आपको कि आपका कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, आपको बना बनाया मिल जाएगा, तो कंट्रोल तो आपका है ही नहीं। क्लाइंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स डिसीजंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उसके डिसीजंस पे ही आपको डिपेंड रहना है। लिमिटेड लॉन्ग टर्म रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पर देखो, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आपको बनी बनाई कंपनी बना कर दे रहा है, तो कितने साल में बन जाएगी कंपनी, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में बन जाएगी। अरे भाई 10 साल बाद तो उसे इस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिमिटेड लॉन्ग टर्म रेवेन्यू है, मतलब कभी ना कभी उसे तो छोड़ना पड़ेगा। वंस हैंडेड ओवर द कॉन्ट्रैक्टर अर्न्स नो फर्दर प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से कोई प्रॉफिट नहीं कमाने वाला कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, समझ में आया टर्न की प्रोजेक्ट होता क्या है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में घुसने का। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर ब्रांडिंग एंड सेल्स। अब देखो, मैंने वहाँ जाकर जूते दे दिए, टाटा को जूते दे दिए हैं हैंडल करने के लिए। अब वो टाटा कंपनी किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रही है, किस तरीके से अपने स्टोर की ब्रांडिंग कर रही है, ठीक है, कितने सेल्स होने वाले हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है
टाटा के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये लिमिटेड कंट्रोल होता है आपका उसके ऊपर, डिपेंडेंट सब। अब जाहिर सी बात है आप पूरी तरीके से टाटा पे डिपेंड हो, ठीक है, पूरी तरीके से आप उस कंपनी पे डिपेंड हो जो जिसको आप अपना सामान देकर आए हो। तो ये डिसएडवांटेज हो गए, और नहीं तो बाकी एडवांटेज ही है। तो पिकी बैगिंग ये होता है हमारा 7वां नंबर का एंट्री मोड। नाउ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? कंपनी आउटसोर्सेस प्रोडक्शन टू अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर इन अ फॉरेन कंट्री व्हाइल रिटेनिंग कंट्रोल ओवर ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होता क्या है देखो, मैंने सोचा मैं वॉच का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मैं वॉच का बिजनेस करता हूँ, लेकिन मेरे पास ब्रांडिंग करने का टाइम है, ब्रांडिंग करना भी मुझे आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग ये सब करना मुझे आता है, लेकिन मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, लैंड नहीं है, प्लांट नहीं है, मशीनरी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास क्या है? पैसा है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा? उस केस में मैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी को, किसी फॉरेन कंट्री में किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को बोलूँगा कि भाई आप हमारे लिए क्या करो, हमारे ब्रांड के वॉच बनाओ, ठीक है, हमारे ब्रांड के वॉच बनाओ, और हमें बस आप मैन्युफैक्चरिंग करके दे दो, बस आप कपड़े मतलब बस आप घड़ी बनाकर हमें दे दो, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। आपने बोट कंपनी सुना होगा, जिसके हेडफोन्स और जिसके ईयरपोड्स आते हैं, वो भी यही करते थे और अभी भी यही करते हैं। मेजरली जो बोट के जो भी घड़ी आते हैं, वॉचेस आते हैं, वो चाइना से ही बनकर आते थे। वहाँ पर क्या होता था कि चाइना से वाइट लेबल बन के आए, मतलब पूरी तरीके से साफ सुथरे बन के आए, और बोट की लेबलिंग हो जाती थी, ठीक है, समझ में आया। बोट ने क्या कर रखा था कि बस आप हमें बोट की घड़ियाँ बना के दे दीजिए, जो भी ब्रांडिंग होगी वो हम अपने नाम से करेंगे, जो भी सेल्स होगा, जो भी मार्केटिंग होगी वो हम अपने नाम से करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, तगड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं आईफोन का। आपको पता है इंडिया में आईफोन कौन बनाता है? टाटा कंपनी बनाती है, ठीक है, टाटा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में आईफोन। तो क्या आईफोन मतलब जो टाटा का ब्रांड हो गया? नहीं, वहाँ पर जो भी आईफोन कंपनी है, एप्पल कंपनी है, उसने टाटा को हायर किया और टाटा को बोला हुआ है कि आप हमारे लिए आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करें, बस हमें वो यूनिट्स ला के दे दें, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। ये है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एडवांटेज, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, चीपर लेबर। अब आप किस देश में जाओगे? आप किस देश में जाओगे मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करने? जिस देश में हायर लेबर कॉस्ट होगा तो भाई और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसीलिए तो लोग चाइना को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज सस्ते हैं, लेबर सस्ते हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग, और सस्ता माल है, चाइनीज़ माल सस्ता माल, तो इसीलिए चाइना को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस मामले में। नो नीड फॉर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। अब आप मैन्युफैक्चर के लिए मशीन खरीदने जाओगे, लैंड खरीदने जाओगे, प्लांट खरीदने जाओगे, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट हैवी लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। देखो, अगर आप ये सारा जो झंझट है मैन्युफैक्चरिंग का, अगर आप उस बिजनेस के हाथ में दे दोगे, अगर आप उस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के हाथ में दे दोगे, तो अब आप कोर वर्क पे ध्यान दे सकते हो, अब आप मेन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में ध्यान दे सकते हो, ठीक है, ब्रांडिंग में ध्यान दे सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो मैन्युफैक्चरिंग उसको देने के बाद। फास्टर मार्केट एंट्री, ये वाला एडवांटेज ना कहीं भी लिख के चले आना, फास्टर मार्केट एंट्री। डिसएडवांटेज, क्वालिटी कंट्रोल इशूज। अब भाई क्वालिटी में आएगी दिक्कत, मान लो आपने उसको दे रखा है बनाने के लिए, उसने किस तरीके से बनाया है, आपको क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अगर मान लो आपका क्या हुआ, आपने कोई आइडिया बनाया, ठीक है, मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि मैं इस नाम से एक कोई भी मान लो आइडुआ, ऐसी कोई कंपनी है, इस नाम से बनाऊंगा कंपनी, और इस नाम की कंपनी कोई है ही नहीं दुनिया में, लेकिन आपने उस मैन्युफैक्चरर को बोला, उसी मैन्युफैक्चरर ने अपने लिए खुद ही बनाया और खुद ही उस नाम की ब्रांड मतलब प्रोडक्ट है वो बेचने लग गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है? चोरी होने के डर होते हैं, ठीक है। लेस कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन प्रोसेस, लेस कंट्रोल ही होगा ना जब आपने पूरा उसी को दे दिया। पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस इफ द मैन्युफैक्चरर फेसेस डिले। देखें, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हो सकती है, मतलब अगर मान लो मार्केट में आपने क्या किया, ऑर्डर ले लिया है सबसे, ठीक है, ऑर्डर ले लिया है, लेकिन डीले कर दिया मैन्युफैक्चरर ने, तो उस समय पे क्या होगा, सप्लाई चेन आपका बिगड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कॉन्ट्रैक्ट्स फोरकॉन टू मैन्युफैक्चर आईफोन्स इन चाइना। फॉक्सकॉन नाम की जो कंपनी है चाइना में, वो बनाती है एप्पल के लिए आईफोन्स,
ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नाउ हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा है होली ऑन सब्सिडरीज। साफ सीधी सीधी बात है, हिंदी में आपको बता देता हूँ, दूसरी कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लेना, तो ये होता है हमारा होली ऑन सब्सिडरीज। अ कंपनी establishes a fully owned and controlled business entity in a foreign country either through, दो तरीकों से खरीद सकते हैं, बताया था, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन। दोनों वही चीज़ है, बिल्डिंग न्यू ऑपरेशंस फ्रॉम स्क्रैच, और या फिर हम एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी को खरीद लें। एडवांटेज क्या है? फुल्ली कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस, ब्रांडिंग, प्रॉफिट। अब भाई पूरी कंपनी ही मेरी है तो प्रॉफिट के ऊपर भी मेरा हक है, ऑपरेशंस के ऊपर भी मेरा हक है, ब्रांडिंग के ऊपर भी मेरा हक है, ठीक है, पूरा कंट्रोल है। नो प्रॉफिट शेयरिंग विद पार्टनर, किसी को प्रॉफिट नहीं देना। बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जब भाई कंपनी पूरी मेरी है, मेरे अंडर ही सारा काम हो रहा है, तो किसके पास जाएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ग्रेटर लॉन्ग टर्म मार्केट प्रेजेंस एंड ब्रांड रिकॉग्निशन, अब मेरी कंपनी उसी मार्केट में है, ठीक है, उसी मार्केट में कोई पार्टनर ऐसा नहीं है जो मेरे साथ कोलैब किया हुआ था और वो रिश्ता तोड़ देगा तो मैं उस मार्केट से चला जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी मेरी है, मैं लंबे समय तक रह सकता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है? हाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कंपनी खरीदनी हलवा थोड़ी है, आपको हाई मतलब फाइनेंस तो रखना पड़ेगा तगड़ा। कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस तो होगा ही, दूसरे देश में कंपनी खरीदने जाना कोई वो थोड़ी है कि आपने कुछ भी कर लिया, और इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, ये बता रहा हूँ। स्लोअर मार्केट एंट्री, अब खुद की कंपनी बनाना और खुद की कंपनी या फिर खरीदना जाके, ये ज़्यादा मतलब हलवा प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसीलिए इसमें मार्केट एंट्री स्लोअर होती है। एक्सपोजर टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, जहाँ भी आपको ये दिखे, ठीक है, मतलब जहाँ भी किसी कंट्री में जा रहे हों, ठीक है, किसी कंट्री में एंट्री लेकर दूसरे बिजनेस को खरीद रहे हों या दूसरे बिजनेस में पूरी तरीके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप ये पॉइंट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है एक बिजनेस को खरीदने या बेचने में। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा सेटअप इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन द यूएसए, ठीक है, जैसे टोयोटा है उसने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही यूएसए के अंदर सेटअप कर रखा है, तो उसमें सोचो कितना हैवी इन्वेस्टमेंट लगा होगा। तो ये थे हमारे 9 तरीके के एंट्री मोड्स। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो या किसी, अभी देखो 9 तरीके के एंट्री मोड है, ठीक है, 9 तरीके के, इनमें हो सकता है आपको 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ में ना आया हो, मतलब डिफरेंस में कन्फ्यूजन हो कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर एंट्री मोड हो जिसमें आपको डिटेल में समझना हो, उसके बारे में बता सकते हो आप मुझे, ठीक है, या फीचर जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना अगर कुछ भी आपको दिक्कत महसूस होती है तो। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, इसको किसी बुक में अलग चैप्टर बनाकर दिया हुआ है चैप्टर 2 के नाम से, और किसी बुक में चैप्टर 1 में ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप ग्लोबलाइजेशन समझ लो, आपको चैप्टर से क्या मतलब है, चैप्टर के सीक्वेंस से क्या मतलब है, आप सिर्फ ये समझो कि ग्लोबलाइजेशन में एक्चुअली है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन को जल्दी से समझ के वीडियो को एंड करते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स डूइंग बिजनेस इन मल्टीपल कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में, मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस करना ही ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज, जब हम अपने बॉर्डर या किसी और के बॉर्डर मतलब एक्सचेंज करते हैं रिसोर्सेज का, प्रोडक्ट्स का, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसी ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का? ग्रोथ इन ट्रेड एंड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन हेल्प कंट्रीज ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली, बूस्टिंग देयर इकोनॉमी। जब कंट्रीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करती हैं, तो इससे उनकी जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होती है। मतलब अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं अब इंडिया से बिजनेस कर रहा हूँ और मैं इंडिया से हर साल 1000 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अमेरिका, तो जाहिर सी बात है मेरी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, मेरी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू द यूएसए अर्निंग मोर इनकम। कई सारे ऐसे बंदे हैं, कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, कई सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि यूएसए क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, और वहाँ से अच्छा खासा इनकम कमाती है, ठीक है। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होती है और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रीली आदान प्रदान हो पाता है। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, ठीक है, अगर मैं अपनी एक बिजनेस है मेरा जो मैं इंडिया में कर रहा हूँ,
ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से मैं अपना बिजनेस अब अमेरिका तक कर पा रहा हूँ, स्पेन तक कर पा रहा हूँ, रसिया तक कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब वहाँ के न्यू मार्केट का एक्सेस मैं ले पा रहा हूँ। कंपनीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मैनी कंट्रीज रीचिंग मोर कस्टमर, नए नए कस्टमर तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है। ब्रांड्स लाइक एप्पल, सैमसंग सेल देयर फोन वाइड, जैसे एप्पल और सैमसंग को देख लो, पूरी दुनिया में इनके फ़ोन्स बेचे जाते हैं। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री क्रिएट मोर जॉब्स फॉर पीपल। अगर मान लो अपना बिजनेस या यूएसए का कोई बिजनेस ही इंडिया में आता है, तो जाहिर सी बात है वो इंडिया में आता है तो वहीं से अमेरिका से तो लोग लेके आएगा नहीं, वो इंडिया के ही लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो ग्लोबलाइजेशन से बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट को देखते हैं, ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एक बात बताओ, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूएसए को प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। तो कंट्री शेयर न्यू टेक्नोलॉजी शेयर करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यूएसए में कोई कंपनी है, वो पिज़्ज़ा बनाती है, कल को वो कंपनी हमारे इंडिया में आती है बिजनेस करने के लिए, तो हो सकता है उस कंपनी के पास पिज़्ज़ा बनाने की ऐसी कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो, तो वो क्या करेगी, वो इंडिया में लेकर आएगी। तो इससे टेक्नोलॉजी शेयर भी होती है, हेल्पिंग ईच अदर ग्रो फास्टर। इससे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि हमें ग्रो हो सके जल्दी से। इंडिया यूजेस जापानीज टेक्नोलॉजी टू बिल्ड हाई स्पीड ट्रेन, जैसे हमारी बुलेट ट्रेन हो गई, ठीक है। अब जैसे वंदे भारत और अमृत भारत जैसी जो ट्रेन है वो जापानीज टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके बनाई गई है। कल्चरल एक्सचेंज, पीपल लर्न फ्रॉम अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, फूड एंड लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन। वहाँ का कोई बिजनेस यहाँ पर आता है तो हम डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट फूड्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में सीख पाएंगे, ट्रेडिशंस के बारे में सीख पाएंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस जो यहाँ पर आता है तो हम वहाँ के बारे में जान सकते हैं, और ये हमारा बिजनेस वहाँ पर जाएगा तो लोग हमारे बारे में जानेंगे, हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीपल गेट एक्सेस टू बेटर गुड्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब जैसे आप देख लो, एप्पल का फ़ोन देख लो, एप्पल का फ़ोन हमारे इंडिया में आया है तो पीपल मतलब लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको बेटर गुड्स, बेटर हेल्थ केयर और बेटर एजुकेशन मिलता है, तो इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, जैसे हम सबकी भी हुई है। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कितनी तरीके के टाइप्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, तो मेजरली 3 तरीके के यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के टाइप है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्रोइंग कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। जब अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक साथ कनेक्शन बिठाती हैं तो इसे हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे कंट्रीज़ वर्क टुगेदर थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस का नाम आपने सुना होगा, WHO का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, यूनेस्को का नाम सुना होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट या कंट्रीज़ के जो मेन बंदे होते हैं वो मिलकर फॉर्म करते हैं, सच एज क्लाइमेट चेंज, वॉर, ट्रेड, वो इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सोशल ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट शेयरिंग पीपल, कल्चर्स, आइडिया अक्रॉस कंट्रीज। इट हैपन्स थ्रू ट्रेवल, सोशल मीडिया, मूवीज, एजुकेशन। जैसे आप देख लो, हम दूसरी कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर्स को समझते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं, कभी पहाड़ों पे, कभी रेगिस्तान में, कभी समुद्र में। तो ये होता है हमारे पास सोशल ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम एक दूसरे की सोसाइटी में जाके इन्वॉल्व होते हैं जब, एंड मेकिंग द वर्ल्ड फील मोर कनेक्टेड एंड ओपन टू द डिफरेंट कल्चर। इससे क्या होता है, एक फील आता है कि हाँ हमारे लिए जो वर्ल्ड है वो ओपन है और हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड जॉब्स बिटवीन कंट्रीज। अब यहाँ पर पैसों की बात आ गई। ऊपर क्या था, पॉलिटिकल, जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रही थी ताकि कुछ मेन टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर सके। और दूसरे में क्या था, सोशल ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम एक दूसरे की सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्लो होता है इसमें गुड्स का, सर्विसेज का, मनी का, जॉब्स का, कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इट हैपन्स थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल कंपनीज लाइक एप्पल, अमेजोन, मैकडोनल्ड्स ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज। जिस तरीके से मान लो अलग अलग बिजनेसेस हम अलग अलग कंट्रीज़ में कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, वहाँ पे सर्विसेज मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है।
ठीक है, आया समझ में? 3 तरीके के ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगर मान लो मेरा बिजनेस आज इंडिया में है तो मैं कौन कौन से स्टेज के बाद अच्छी तरीके से ग्लोबलाइज्ड हो जाऊंगा, मेरा जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से ग्लोबलाइज्ड हो जाएगा। किस तरीके से? डोमेस्टिक स्टेज, सबसे पहला डोमेस्टिक स्टेज। इन दिस स्टेज कंपनीज मेनली फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स इन देयर ओन कंट्री। जब अपनी ही कंट्री के, अपने ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर हम जो कंपनीज है वो फोकस करती हैं, सेलिंग प्रोडक्ट सेल करती हैं, सर्विसेज सेल करती है, तो उसे डोमेस्टिक स्टेज कहते हैं। दे डोंट डील मच विथ फॉरेन मार्केट, उन्हें फॉरेन मार्केट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। जैसे एग्जांपल, आप बेकरी इन इंडिया सेल्स केक्स ओनली विद इन द लोकल सिटी। जैसे आपके मतलब आपके एरिया में एक बेकरी होगी, वो क्या करता है, वो अमेरिका क्या केक पहुंचाता है? ऐसा नहीं होता, वो लोकल सिटी में ही अपने जो कस्टमर्स हैं उनको केक सप्लाई करता है। इंटरनेशनल स्टेज, अब यहाँ पे आता है इंटरनेशनल स्टेज। कंपनीज स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू नियर बाई और सिलेक्टेड फॉरेन कंट्रीज। दे एक्सपोर्ट गुड्स बट स्टिल मेनली फोकस इन देयर होम कंट्रीज। अब इंटरनेशनल स्टेज में क्या होता है कि वो अब अपने आसपास के या सिलेक्टेड कंट्रीज होती हैं उसमें अपने गुड्स को सेल करना स्टार्ट करती हैं, वो एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि उनके जो मेन हेडक्वार्टर है, उनका जो मेन ऑफिस है वो तो हमारी होम कंट्री में ही रहेगा, बस वो अपने गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ जाके गुड्स मार्केट में सेल हो जाएगा। तो ये होता है इंटरनेशनल स्टेज। एन इंडियन क्लॉथिंग ब्रांड एक्सपोर्टिंग क्लॉथ टू नेपाल, ठीक है, एक इंडियन क्लॉथिंग ब्रांड है जो कि नेपाल में अपने गुड्स को बेच रहा है, उसका हेडक्वार्टर, उसका मेन ऑफिस इंडिया में ही है, बट वो एक्सपोर्ट कर रहा है माल को और वहाँ पे जाके वो मार्केट में बिक जा रही है। मल्टीनेशनल स्टेज क्या होता है? कंपनीज सेटअप ब्रांचेस और ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, दे अडेप्ट देयर प्रोडक्ट टू फिट द कल्चर एंड नीड्स ऑफ ईच कंट्री। अब ऊपर वाले स्टेज में क्या था कि हमारा जो होम कंट्री है उसी में हमारा हेड ऑफिस रहने वाला है, हम बस एक्सपोर्ट करेंगे माल को, ठीक है, हम इंटरनेशनली बस कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन मल्टीनेशनल स्टेज में क्या होता है कि हम डिफरेंट मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस करते हैं और अपने ब्रांचेस को, अपने ऑफिसेस को डिफरेंट कंट्रीज में ओपन करते हैं। या फिर आपसे ये कहूँ, ऑनरशिप या टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो हम डिफरेंट कंट्रीज में बांटते हैं, एक्सपेंड करते हैं। आया समझ में? मतलब अगर इंडिया में जो ऑफिस है, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझना, इंडिया में जो ऑफिस है वही डिसाइड करेगा कि अमेरिका में कितने प्रोडक्ट्स और कितने यूनिट्स भेजने हैं, ठीक है, वही डिसाइड करने वाला है। लेकिन मल्टीनेशनल स्टेज में क्या होता है कि इंडिया के ऑफिस इंडिया के लिए डिसाइड करेगा, अमेरिका का ऑफिस अमेरिका के लिए डिसाइड करेगा। दे अडेप्ट देयर प्रोडक्ट टू फिल द कल्चर। अब वो देखते हैं कि वहाँ के कल्चर के अनुसार हमारा प्रोडक्ट मतलब हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं है, वहाँ की जो भी नीड्स है उसको हमारा प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ग्लोबल स्टेज, कंपनी ऑपरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड विद अ ग्लोबल विजन। दे ट्रीट द एंटायर वर्ल्ड एज वन बिग मार्केट, फोकस ऑन ग्लोबल ब्रांडिंग एंड प्रोडक्शन। अब ग्लोबल स्टेज पे क्या होता है कि पूरी कंट्री को एक ही नज़रिए से देखा जाता है, वो पूरी कंट्री को एक बड़ा मार्केट समझते हैं और ग्लोबल ब्रांडिंग करते हैं, मतलब पूरी कंट्री में अपनी ब्रांडिंग फैलाते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स ने किया है, जैसे एप्पल ने किया है, देख लो हर जगह एप्पल के फ़ोन की चर्चा है। एप्पल सेल्स द आईफोन विद द सेम ब्रांड इमेज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में एप्पल ही कहते हैं, पाकिस्तान में भी एप्पल ही कहेंगे, अमेरिका में भी एप्पल के ही फ़ोन को कहेंगे। तो उसने क्या कर रखा है, ग्लोबल ब्रांडिंग कर रखी है। तो 4 तरीके के स्टेज हमें देखने को मिले, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबल स्टेज, ठीक है। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने अभी बताया जब हम ग्लोबलाइजेशन कर मतलब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस से हम जब बिजनेस है एक दूसरे के देश में करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है। हम सर्विसेज देते हैं या सर्विसेज लेते हैं, गुड्स देते हैं या गुड्स मंगवाते हैं। ग्लोबलाइजेशन अलाउज गुड्स एंड सर्विसेज टू मूव फ्रीली बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। यू कैन बाय एन आईफोन मेड इन द यूएसए वाइल लिविंग इन इंडिया। आप इंडिया में रहते हुए भी एक आईफोन खरीद सकते हैं यूएसए से। फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब मनी कैन ईजिली मूव अक्रॉस कंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस। आप जब पैसा यहाँ से लेकर जाते हो या इम्पोर्ट करते हो, ठीक है, मान लो आपने इम्पोर्ट किया तो इम्पोर्ट करते समय आपने क्या किया, पेमेंट करोगे दूसरी कंट्री को, तो कैपिटल का जो फ्लो है वो भी हमें देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। या आपने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट क्या हुआ, सामान उधर गया, पैसा आपके पास आया, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो हो ही रहा है और साथ में कैपिटल का भी फ्लो हो रहा है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग में आपको बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर होती हैं जब हम ग्लोबलाइजेशन
प्रोसेस, मतलब ग्लोबलाइजेशन जब होता है। कंट्री शेयर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल टू एक्सेस द लेटेस्ट इनोवेशंस, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे के कल्चर को भी समझते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशन को भी समझते हैं कि वहाँ पे ऐसा कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अमेरिका का कोई बिजनेस होगा, मान लो वहाँ पे कोई तगड़ा ट्रेंड चल रहा है, अमेरिका का बिजनेस है कोई, वो आ गया इंडिया में, तो हम फिर उस ट्रेंड को अडॉप्ट कर सकते हैं, उस ट्रेंड के लिए, उस ट्रेंड के अनुसार हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ग्लोबल वर्कफोर्स, कंपनी हायर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कंपनी डिफरेंट कंट्रीज से एम्प्लॉय हायर करती है, ठीक है। तो इससे ग्लोबल वर्कफोर्स भी इंक्रीज होता है। इंटरकनेक्टेड मार्केट, और सारे मार्केट एक दूसरे से लिंक होते हैं। मार्केट अराउंड द वर्ल्ड आर लिंक्ड, अ चेंज इन वन कंट्री कैन अफेक्ट अदर्स, ठीक है। और जब सारे मार्केट एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं तो किसी एक कंट्री के मार्केट में चेंज से बाकी कंट्री के मार्केट भी अफेक्ट हो पाएंगे। ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर हम इसे समझ चुके थे डिटेल में, ठीक है। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ एलपीजी मॉडल क्या है, एक छोटा सा और टॉपिक है, इसे आपको समझ लेना चाहिए। क्लास 11th में या 12th में आप क्लास 12th में आप इसे पढ़कर आ चुके हो, फिर भी छोटा सा टॉपिक है। द एलपीजी मॉडल व्हाट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने कंट्री के इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। इट इंक्लूड्स 3 मेजर चेंजेस। एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो भी स्मॉल बिजनेस थे ना, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, ठीक है। अब अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, काफ़ी ज़्यादा आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे, फिर मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा था। अर्लियर कंपनीज नीडेड मैनी परमिशंस टू स्टार्ट अप बिजनेस, ठीक है। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद ये काफ़ी ईजियर हो गया, काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया कि कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है, जैसे रिलायंस रिटेल। समझ में आया? रिमूविंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जितने भी बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे गवर्नमेंट के, उनको रिमूव किया गया लिबरलाइजेशन के अंडर। प्राइवेटाइजेशन, अब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट के अंदर आती थी, ठीक है। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें ये था कि ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट ही ओपन कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट लोग ओपन नहीं कर सकते। गिविंग मोर कंट्रोल ऑफ बिजनेसेस टू प्राइवेट कंपनीज इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये बोला गया कि भाई अब अपनी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करो, आप इस इंडस्ट्री में भी अपनी प्राइवेट कंपनी या खोल सकते हो। एयर इंडिया, अर्लियर अ गवर्नमेंट कंपनी वॉज लेटर सोल्ड टू द टाटा ग्रुप। एयर इंडिया जो कि पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन फिर वो टाटा ग्रुप को दे दी गई, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। समझ में आया? ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन ही हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हमें क्या करना था, अपने इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमिक से कनेक्ट करना था ताकि हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो। ऐसा नहीं है कि हम अगर दूसरे इकोनॉमी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ उसी को फ़ायदा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को भी उतना ही फ़ायदा होता है जितना उसको होता है, ठीक है। वो कम ज़्यादा, वो जाहिर सी बात है, कोई कंट्री पहले से ही पावरफुल होगी तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ही, क्योंकि उसके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, वो आपको वो चीज़ दे पाएगी जो आप उसे नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो एलपीजी मॉडल में हमने ये 3 तरीके के चेंजेस देखे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ तीनों ही आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग, मतलब फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में एक डिफरेंस में कन्फ्यूज़न था, ठीक है। एक मतलब इसके बीच में कन्फ्यूज़न आ सकता था, मैंने आपको बताया था। अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर करूँगा। तो फ्रेंचाइजिंग इन व्हेन अ कंपनी फ्रेंचाइजर, यानी जो कंपनी फादर कंपनी है, ठीक है। ये रहा रामू, ये रहा कंपनी, ये है मैकडोनल्ड्स, ठीक है। रामू इसके पास जाता है, बोलता है भाई मुझे आपकी कंपनी की फ्रेंचाइजी चाहिए। तो मैकडोनल्ड्स कहती है ठीक है, आप एक पैसा ले आओ, इतना आप पैसा ले आओ, मान लो 10 लाख रुपए ले आओ, हम अपनी कंपनी के आपको फ्रेंचाइजी देते हैं, ठीक है। तो जब कंपनी इसको फ्रेंचाइजी देगी, समझना ध्यान से, ये है फ्रेंचाइजर और ये है फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइजी लेता है उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, और जो फ्रेंचाइजी देता है उसे फ्रेंचाइजर कहते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जब इसे मतलब फ्रेंचाइजी देगी तो रामू का जो स्टोर है, रामू का जो भी ब्रांच है, जो वहाँ भी वो स्टोर लगाएगा, वो पूरी तरीके से अंडर होगा मैकडोनल्ड्स के। मतलब जो भी सिस्टम होगा, जो भी सपोर्ट होगा, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, वो सब कौन देने वाला है? मैकडोनल्ड्स ही रामू को प्रोवाइड करके देने वाला है,
ठीक है, आया समझ। मतलब उसका ब्रांड तो यूज़ करेगा रामू, उसके सिस्टम भी यूज़ करेगा, उसका सपोर्ट भी यूज़ करेगा। जैसे आपने देखा होगा डोमिनोज में, डोमिनोज अगर आप कभी गए होंगे, मैकडोनल्ड्स भी गए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डोमिनोज का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैकडोनल्ड्स कभी गए होंगे, सारी ब्रांडिंग से लेकर हर चीज़ डोमिनोज की होती है वहाँ पर, ठीक है। आपको टेस्ट भी लगभग लगभग सेम ही मिलता है। वहाँ पे जो आप बॉक्सेस देखते हो जिसमें आपको पिज़्ज़ा पैक करके मिलता है, वो भी सब जगह सेम ही मिलता है। तो हर चीज़ कौन यूज़ कर रहा है? वो स्टोर वाला उसी कंपनी के यूज़ कर रहा है। ये फ्रेंचाइजिंग है। लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग का मतलब है कि भाई रामू गया अब दूसरी कंपनी के पास, डोमिनोज के पास, ठीक है, डोमिनोज के पास गया और उनसे एक लाइसेंस ले लिया इसने कि ये डोमिनोज के ब्रांड को यूज़ कर सकती है, ब्रांड नेम को यूज़ कर सकता है और लोगो को यूज़ कर सकता है और प्रोडक्ट फॉर अ फी, ठीक है, और इसके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है एक फ़ी के लिए, ठीक है। आया समझ? मतलब कहने का मतलब क्या है, समझना, आसान भाषा में इसके डिफरेंस को समझना। फ्रेंचाइजिंग में पूरी तरीके से कंट्रोल मतलब फादर कंपनी का रहने वाला है, फ्रेंचाइजर का रहने वाला है उसके स्टोर के ऊपर, ठीक है। वो माल भेजेंगे, मतलब मटेरियल वो भेजेंगे, रॉ मटेरियल आपको सेंड करेंगे हर महीने महीने और वहाँ पर एक चार्ज ले लेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन लाइसेंसिंग में ऐसा नहीं है, बहुत ही लेस कंट्रोल होता है उनका ऊपर, उसके ऊपर। कहने का मतलब ये है, लाइसेंस लेके आप भाई आप अपना हमारा ब्रांड नेम और लोगो यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए, हमें उससे मतलब नहीं है। आप हमारा सिस्टम विस्टम हम नहीं दे सकते, ठीक है। फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि कंपनी आपको ट्रेन करती है, कंपनी आपको क्या करती है? ट्रेन करती है किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, किस तरीके से कस्टमर हैंडलिंग करनी है, तो उसकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर दी जाती है। लेकिन लाइसेंसिंग में ऐसा नहीं होता। आप लाइसेंस लेके गए, अब आपकी मर्जी, बिजनेस करना है करो, नहीं तो मत करो, लेकिन हमारा मतलब हमारी बेइज्जती मत करते ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है दोनों के बीच में एक डिफरेंस। मेरे को लगा कि ये आपको समझाना चाहिए क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती थी जब मैं ये टॉपिक पढ़ता था, ठीक है। एनसी मल्टी नेशनल कंपनी या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। एमएनसी क्या होता है? एन एमएनसी इज अ बिग कंपनी दैट हैज इट्स ऑफिस, फैक्ट्रीज, बिजनेस इन मोर देन वन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसका ऑफिस, जिसकी फैक्ट्री, जिसका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में हो, उसे हम मल्टी नेशनल कंपनी कहते हैं। इट मैनेजेस इट्स बिजनेस ऑपरेशन फ्रॉम इट्स मेन ऑफिस कॉल्ड द हेडक्वार्टर, ठीक है। वो सब कुछ अपना बिजनेस को, जो जो बिजनेस है अपना, वो मैनेज करती है अपने मेन ऑफिस से, जिसे हम हेडक्वार्टर कहते हैं, बट ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज टू, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कल को एक कंपनी खोलता हूँ, ठीक है, तो मैंने कंपनी स्टार्ट की है इंडिया से, तो मेरा जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में भी मेरी ब्रांच है, अलग अलग कंट्रीज़ में भी मेरे ऑफिसेज खुले हुए हैं, लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस है, वो मेरा इंडिया में है, ठीक है। तो मैं मैनेज वहाँ से करता हूँ लेकिन ऑपरेट सारी कंट्रीज़ में करता हूँ। एग्जाम्पल, कोको कोला इज एन एमएनसी, कोको कोला एक एमएनसी है। इट स्टार्टेड इन द यूएसए में स्टार्ट हुई, बट सेल इट ड्रिंक टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी आती है। मेरिट्स क्या है इसके? मोर जॉब्स। अब एमएनसीज अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस खोल रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांचेस, अपने ऑफिसेज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में खोल रहे हैं, तो वहाँ पर जाते हैं, जब उस कंट्री में जाएंगे, ऑफिस खुलेंगे, तो अपने ही देश के लोग तो लेके जाएंगे नहीं, वहीं के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इससे, एमएनसी जब दूसरी कंट्रीज़ में अपने ब्रांचेस को खोलती है। बेटर टेक्नोलॉजी। एमएनसीज ब्रिंग मोर मॉडर्न मशीन्स एंड न्यू आइडियाज़ टू द अदर कंट्रीज़। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, अपनी न्यू बेटर टेक्नोलॉजी को लेकर दूसरे देश से हमारी कंट्री में आएंगे, तो हमारे यहाँ के लोग भी अपनी अपनी मतलब क्या कहते हैं, उस कंट्री से, उस टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो पाएंगे, ठीक है। तो बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ सीख पाएंगे, टेक्नोलॉजी का। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन कस्टमर गेट बेटर क्वालिटी। अब एक बात बताओ, जो लोकल यहाँ पे होंगे सप्लायर्स, लोकल बिजनेसमैन, वो देखेंगे कि भाई दूसरे देश की जो कंपनी है वो यहाँ पर आ चुकी है, यानी अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो कंपटीशन के चक्कर में ये चाहेंगे कि आपको बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सके, और एमएनसी वाला चाहेगा कि आपको बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सके। तो कंपटीशन की वजह से यहाँ पर आपको इम्प्रूव्ड और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट लोअर प्राइसेस में देखने को मिलेंगे, तो कस्टमर का यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज, लोकल कंपनी सफ़र। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एमएनसी हो सकता है बेटर टेक्नोलॉजी के साथ आए, हो सकता है कि उसने मतलब बहुत ही अच्छा और इम्प्रूव्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया हो, तो जो भी हमारे लोकल कंपनीज़ हैं, जो कि हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं, उनको सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। प्रॉफिट गोज़ टू अदर कंट्रीज़।
Even if an MNC earns a lot of money from a country, most of the profit goes back to its home country. देखो जो होम कंट्री होती है ना, जो होम कंट्री होती है, ठीक है, वहीं पर उसका हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, वहीं पर एमएनसी का हेडक्वार्टर होगा, जहाँ से मैंने कंपनी स्टार्ट की है वहीं पर मेरा हेडक्वार्टर होगा। तो अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है कंट्री से, ठीक है, मान लो अगर कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, तो जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा होगा, वो कहाँ जाने वाला है, उसके होम कंट्री में, ठीक है। मतलब वो यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ के मतलब वर्कफोर्स को यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट उनका जो बड़ा भाग है प्रॉफिट का, वो अदर कंट्री में चला जाएगा, ठीक है। कल्चरल इम्पैक्ट, MNCs कैन इन्फ्लुएंस एंड समटाइम्स हार्म लोकल कल्चर। अब देखो MNC जो है वो मान लो यहाँ पर लाएगी, ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गए, मैकडोनल्ड्स इंडिया में आई, मान लो इंडिया कल को एक वेजिटेरियन कंट्री बन गई, पूरी तरीके से वेजिटेरियन कंट्री है, इंडिया में आती है, तो इंडिया में आएगी तो उसके जो मैकडोनल्ड्स में जो नॉन वेजिटेरियन बर्गर होंगे, वो यहाँ के कल्चर को नुकसान पहुँचा सकती है, लोगों की भावनाओं को नुकसान पहुँचा सकती है। तो कल्चरल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है MNCs के आने से, ठीक है। तो यहाँ पर MNC के डीमेरिट्स, मेरिट्स, LPG मॉडल, ग्लोबलाइजेशन, सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि लास्ट में वीडियो आते आते मैं थोड़ा लड़खड़ाने लगा हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नहीं आई तो आप एक बार कमेंट में बता देना, और आ गई तो भी बता देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।